दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल का भाग 3। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम प्रमुख द्वीप, झीलें और जलप्रपात, जल संधियां, प्रमुख नहरें और बांध, वायुमंडल, चक्रवात, पवन और आर्द्रता तथा वन एवं जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह के सभी प्रश्न यानी लाइन बाय लाइन सभी प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं द्वीप यानी आइलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप ये है न्यू गिनी द्वीप। दोस्तों डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है, डिएगो गार्सिया द्वीप। एसेंशियन द्वीप किस देश का औपनिवेशिक रहा है? तो दोस्तों एसेंशियन द्वीप इंग्लैंड का उपनिवेश है। बॉक्स में देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। तो यदि प्रश्न पूछता है कि कौन प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन सा द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है, तो ये है आपका सोलोमन द्वीप। अगला प्रश्न है न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? ये मत्स्य पालन या मत्स्य व्यवसाय के लिए। और फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि फिजी में भारतीय मूल के लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं। एल्यूशियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है? तो 1867 में एल्यूशियन द्वीपों को रूस से अमेरिका ने खरीदा था। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? ये है बोर्नियो द्वीप जो कि 3 देशों में विभाजित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। और कालीमंतन द्वीप किस द्वीप का भाग है? ये बोर्नियो द्वीप का भाग है। यहाँ पर देखिए चार्ट के माध्यम से दुनिया के 10 सबसे बड़े द्वीप और उनका क्षेत्रफल। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, इसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर है न्यू गिनी जो कि 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है। बोर्नियो द्वीप तीसरे स्थान पर है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। मेडागास्कर द्वीप जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। बैफिन द्वीप 5वें स्थान पर है, 5,07,451 किलोमीटर। और 6ठे स्थान पर सुमात्रा द्वीप है जिसका कि क्षेत्रफल 4,43,066 वर्ग किलोमीटर है। होन्सु द्वीप जापान में स्थित है, ये 7वें क्रम का द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 2,25,800 वर्ग किलोमीटर है। विक्टोरिया द्वीप 8वें स्थान पर है जिसका क्षेत्रफल 2,17,290 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों एक द्वीप है, ये 9वें क्रम का द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किलोमीटर। तथा एलिसमर द्वीप जो कि 10वें स्थान पर है, इसका क्षेत्रफल 1,96,236 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? मॉरिशस दक्षिण हिंद महासागर में है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्सु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1999 में। बोली एरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? दोस्तों ये भूमध्य सागर में स्थित है, तो याद रखिएगा बेली एरिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख द्वीप और उनकी अवस्थिति दर्शाई गई है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। फेरो द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। न्यू फाउंडलैंड ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में।
हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, कोर्सिका भूमध्य सागर में, क्यूबा कैरोबियन सागर में, तस्मानिया दोस्तों दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है, आइसलैंड आर्कटिक महासागर में है, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में, एसेंशियन द्वीप ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तथा वैंकूवर द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन द्वीप आपकी फारस की खाड़ी में है, एलुशियन द्वीप प्रशांत महासागर में, बैफिन द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बैफिन की एक खाड़ी भी है, बैफिन द्वीप आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में है, बैंक द्वीप या बैंक आइलैंड ब्यूफोर्ट सागर में है, लिपारी द्वीप उत्तरी भूमध्य सागर में है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है, सिसिली द्वीप दक्षिणी भूमध्य सागर में है, नौरू ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में, सिसिली दक्षिण भूमध्य सागर में इटली में है, और ट्रिनिडाड और टोबैगो द्वीप कैरोबियन सागर में स्थित हैं। फाकलैंड द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, मॉरिशस दक्षिण हिंद महासागर में, और कनारी द्वीप आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये विभिन्न अवस्थितियों में स्थित दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप थे जिनको तैयार करना बहुत जरूरी है। दोस्तों जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, उनका क्षेत्रफल के आधार पर जो अवरोही क्रम है उसको इस प्रकार आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, उसके बाद होक्काइडो, फिर क्यूशु और शिकोकू। तो होन्शु याद रखिएगा, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है और शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। अब आइए देखते हैं प्रमुख झीलें और जलप्रपात से संबंधित। तो दोस्तों झीलों के कुछ प्रकार होते हैं, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, यानी झीलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो झीलें 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। और जल की प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों आप जानते हैं खारे पानी की झीलें होती हैं और मीठे पानी की झीलें। और उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा प्रकार है उसके आधार पर देखा जाए तो झीलों के कई प्रकार हैं, जैसे भूकंप निर्मित झील, वलन से निर्मित झील, भ्रंशन द्वारा निर्मित झील, दरार घाटी की झील, हिमानी झील, गोखुर झील, जलोढ़ झील और डेल्टा झील। तो आप समझ गए कि झीलों का प्रकार या झीलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। दोस्तों दुनिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैंकाल झील है जो कि रूस में स्थित है। इसकी गहराई 1642 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये जाम्बेजी नदी पर है। और नियाग्रा फाल दोस्तों कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य उसकी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये कैस्पियन सागर है। और प्रसिद्ध अंगुली नुमा झीलें यानी फिंगर लेक्स किस देश में स्थित हैं? तो फिंगर लेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिंगर लेक्स 11 झीलों का समूह है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है एंजल जलप्रपात। और ग्रेट साल्ट लेक की श्रेणी की झील है, तो ये दरार घाटी या रिफ्ट वैली की झील है, ग्रेट साल्ट लेक। दोस्तों दुनिया के सर्वोच्च जलप्रपातों के बारे में देखते हैं तो एंजल जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में है। और देखिए टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। योसेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। और बोली मोब्बी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसी प्रकार गैवर्ने जलप्रपात फ्रांस में है। टाइसेफालेन नॉर्वे में, रिचेनबैक स्विट्जरलैंड में आपका है। और मर्डल्स फोसेन ये नॉर्वे में स्थित जलप्रपात है। और रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया की प्रमुख झीलों को दर्शाया गया है, वो झीलें और उनकी अवस्थिति। तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में स्थित है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्टोरिया झील दोस्तों युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य स्थित है। और ह्यूरन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झीलें कनाडा में स्थित हैं। ईरी झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। विनीपेग कनाडा में। ओंटारियो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। लाडोगा झील रूस में स्थित है। और बाल्खस झील कजाकिस्तान में। याद रखिएगा, बाल्खस झील जो है आपका कजाकिस्तान में है। ओनेगा रूस में। आथाबास्का झील कनाडा में है। रेंडियर झील भी कनाडा में स्थित है। इसी कुल झील किर्गिस्तान में है। विनीपेग कनाडा में है। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो में स्थित है। दोस्तों देखिए, मनीटोबा झील कनाडा में है और ग्रेट साल्ट लेक जो है ये अमेरिका में स्थित है। उड झील कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित है। दोस्तों लुडविग नहर एक है, लुडविग कैनाल, ये दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, लुडविग नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अब आइए देखते हैं प्रमुख जल संधियां यानी स्ट्रेट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। तो डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और देखिए जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। इसके अलावा बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है हार्मुज जल संधि कहाँ पर स्थित है? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ये है बेरिंग जल डमरू मध्य। दोस्तों 6 डिग्री चैनल यानी 6 डिग्री चैनल किन दो देशों को पृथक करता है? तो किन दो क्षेत्रों को? ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, यानी ग्रेट निकोबार भारत में है, सुमात्रा इंडोनेशिया से पृथक करता है 6 डिग्री चैनल। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यह है डोवर जल संधि। और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग जो है वो डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई है। पाक जल डमरू मध्य किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये है बाब अल मंडेब। तो याद रखिएगा, रेड सी जो है उसको अदन की खाड़ी से बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। यहाँ पर देखिए जल संधि और दुनिया की प्रमुख जल संधियाँ किनको जोड़ती हैं और उनकी स्थिति कहाँ है। देखिए मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सुंडा जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, ये इंडोनेशिया में है। यूकाटन स्ट्रेट मैक्सिको की खाड़ी और कैरोबियन सागर को जोड़ती है, मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, इटली और अल्बानिया के मध्य स्थित है। बाब अल मंडेब जल संधि ये अभी आपने पढ़ा है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, यमन और जिबूती के मध्य है। और मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में स्थित है। नॉर्थ चैनल ये आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, आयरलैंड इंग्लैंड में इसकी स्थिति है। नॉर्थ चैनल आपने देख लिया, आयरिश और अटलांटिक सागर। टॉरस जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ता है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया इससे अलग होते हैं। बास जल संधि दोस्तों ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जो है जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर अलास्का और रूस के मध्य स्थित है। ये बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर में तुर्की में स्थित है। इसके अलावा देखा जाए अगर जो डेविस जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को, ग्रीनलैंड और आइसलैंड पृथक होते हैं इससे। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है।
और फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य स्थित है। फ्लोर हार्मुज जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। हडसन जल संधि दोस्तों हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को के मध्य है। मैगलन जल संधि आपका प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, चिली में स्थित है। ये देखिए फोविक्स जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ये न्यूजीलैंड यानी दक्षिणी द्वीपों स्टीवर्ट द्वीप में स्थित है। और फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, चीन और ताइवान के मध्य स्थित है। तो ये प्रमुख जल संधियां थीं और ये किन जल राशियों को जोड़ती हैं और किन स्थलीय भागों को अलग करती हैं, इसमें उन महत्वपूर्ण जल संधियों की सूची दी गई है जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है, मलेशिया को, और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, मलक्का जल संधि मलक्का को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। अब आइए देखते हैं प्रमुख नहरें और बांध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पनामा नहर दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को। किस नहर को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है? स्वेज नहर को। और स्वेज नहर दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, यानी वेसल कैरियर कैनाल। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन को। और स्वेज नहर के जो है दोनों सिरों पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज पोर्ट। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और स्वेज पोर्ट पत्तन स्थित हैं। दोस्तों पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिएगा, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध। असवान उच्च बांध या असवान हाई डैम कहाँ स्थित है? ये मिस्र में नील नदी पर बनाया गया है। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ बनाया गया है? तो ये झिया जोजू की खाड़ी में बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध जो कि ताजिकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर देखते हैं दुनिया के सबसे प्रमुख बांध और किस नदी पर है और कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों नुरेक बांध ये बक्स नदी पर रूस में स्थित है। भाखड़ा सतलज नदी पर भारत में स्थित है। कुरोबो नदी पर जापान में स्थित है। काबोराबासा जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में है। करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में स्थित है। आसवान बांध आप जानते हैं नील नदी पर मिस्र में है। और अकोसोम्बो बांध ये बोल्टा नदी पर घाना में स्थित है। ग्रांड डिसेक्शंस ये डिक्सेंस नदी पर स्विट्जरलैंड में स्थित है। बैजोंट बांध बैजोंट नदी पर इटली में बनाया गया है। ओरोविले बांध फीदर नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और हूवर बांध कोलोराडो नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बारागाम्बा जो है दोस्तों, बारागाम्बा नदी पर ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया प्रमुख बांध है। आइए देखते हैं दुनिया के प्रमुख नहर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला है स्वेज कैनाल, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, मिस्र में स्थित है। पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा में स्थित है। बोल्गा डान नहर ये रोस्टो और स्टालिनग्राद को जोड़ती है जो कि रूस में स्थित है। कील नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर नहर या नॉर्थ सी कैनाल आपका उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ती है, जर्मनी में स्थित है। ईरी नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, अमेरिका में स्थित है। शू नहर ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, अमेरिका में स्थित है। केपी नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, भारत में स्थित है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है, स्वीडन में स्थित है।
मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। और बेलैंड कैनाल ये ईरी और इंटोरियो झीलों को जोड़ती है, अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वायुमंडल से जो प्रश्न हैं उनमें देखिए, सबसे पहले हम वायुमंडल की संरचना या संगठन देख लेते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो दोस्तों, यहाँ वायुमंडल का जो है ये निचली परत दिखाया गया है, ये पृथ्वी सतह है। उसके ऊपर 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। 8 किलोमीटर तक यहाँ पर जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, जैसे मेघ, वर्षा और बिजली, तड़ित, झंझा, ये इसी मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। दोस्तों, यहाँ पर समताप मंडल जो कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 8 से 18 किलोमीटर से, मतलब भूतल पर ये 8 किलोमीटर से लेकर ध्रुवों के आसपास 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ये समताप मंडल होता है। यहाँ पर मौसमी गुब्बारे और जेट यान के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, मध्यमंडल है। मध्यमंडल देखिए 50 किलोमीटर ऊंचाई से 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल 80 किलोमीटर से ऊपर तक होता है। उसके ऊपर बहिर्मंडल होता है, जहां पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है, उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विशाल गैसों का भंडार जिससे पृथ्वी घिरी हुई है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा जाता है, एक सममंडल यानी होमोस्फीयर और एक विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर। दोस्तों, अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? तो आपने देखा ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी गतिविधियां होती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? यह है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो ओजोन लेयर दोस्तों समताप मंडल में स्थित होती है। और पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? ये लगभग 15 से 35 किलोमीटर पर ओजोन मंडल पाई जाती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा भाग उत्तरदायी है? ये है आयन मंडल, जो कि रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? यह है रेडान। और वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? आयन मंडल। संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है। तो दोस्तों, जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, ये सूर्यताप को सर्वाधिक परावर्तित करने वाला क्षेत्र होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दुनिया में सर्वाधिक तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साफ रातें मेघ युक्त रातों या साफ रातें बादल युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं? क्योंकि विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? लगभग 64 किलोमीटर तक। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में। और दोस्तों, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर आने वाली परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना होता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? ये 1987 में। दोस्तों, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति 1987 में बनी थी। यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी के सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन। तो दोस्तों, जो पृथ्वी पर पाई जाती है वायु, उसमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है 78.8%। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियान अक्रिय गैस है, इसकी मात्रा 0.002%, हीलियम की मात्रा 0.0005%, क्रिप्टान 0.001%, जेनान की मात्रा अत्यंत ही अल्प रूप में पाई जाती है 0.00009, और हाइड्रोजन भी अल्प मात्रा में पाया जाता है 0.00005%।
दोस्तों मध्यमंडल या मेसोस्फीयर जिसको कहा जाता है, उसकी सीमा पर तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, जो कि -95 डिग्री सेंटीग्रेड इस तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है। अब आइए देखते हैं चक्रवात। चक्रवात यानी साइक्लोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चक्रीय पवन विक्षोभ, इनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चक्रवात निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। चक्रवातों में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल होती है। चक्रवात के प्रकार भी होते हैं। दोस्तों चक्रवात दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगला प्रश्न है कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट स्थित कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून से चीन सागर का क्षेत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र कहाँ है? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चक्रवात को कैसे दर्शाया गया है। चक्रवात के बीच में निम्न दाब होता है और बाहर जो है उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जो है समदाब रेखाएं होती हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र जो होते हैं किस तरह से। और देखिए जो इसका दबाव है निम्न दाब होता है। केंद्र में देखिए जो दबाव है निम्न दाब का क्षेत्र होता है 1023 मिलीबार। उसके बाहर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो जो दाब होता है वो बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए किस मापक का उपयोग किया जाता है? ये है फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। दोस्तों टॉर्नेडो का संबंध जो है वो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली क्या है? तो विली विली उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न है तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निरंतर गति तूफानों की मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल, साफिर सिम्पसन पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं दुनिया के प्रमुख चक्रवात। 2016 में रोआनु चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और वर्दा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में। 2017 में मोरा बंगाल की खाड़ी में, हार्वे मध्य टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैथ्यू संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाला चक्रवात था। 2018 में तितली चक्रवात तूफान भारत में आया था। मेकुनु उत्तरी हिंद महासागर में, सामर सोमालिया गल्फ ऑफ एडन में, लुबान चक्रवात अरब समुद्र में, गाजा गल्फ ऑफ आइलैंड में, हरिकेन माइकल संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून यूतू फिलीपींस में, हरिकेन वालाका हवाई द्वीप में प्रशांत महासागर में आया था। 2019 में पाबुक थाईलैंड, म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह में आया था और ओवेन ऑस्ट्रेलिया में। 2020 में जो चक्रवात आए क्लाडिया पश्चिमी इंडोनेशिया में, टीनो फिजी और तुवालो में, डेमियन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, उवेसी बनुआतू न्यूजीलैंड में और फर्डिनेंड सुंडा द्वीप में, हेराल्ड मेडागास्कर में, और देखिए वोंग फांग ये फिलीपींस और ताइवान में। अम्फान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्फान चक्रवात भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में आया था तथा आर्थर चक्रवात उत्तर अमेरिका में। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो तूफान आने का। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? ये केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी देता है। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे
आई ऑफ साइक्लोन यानी चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो ये मिसिसिपी मिसौरी घाटी को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है दोस्तों, चक्रवात केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है, और प्रति चक्रवात में चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है और बाहर की ओर निम्न दाब की स्थिति होती है। अब आइए देखते हैं पवन एवं आर्द्रता यानी विंड्स एंड ह्यूमिडिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो ये कारण है पृथ्वी का घूर्णन। चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? हिंद महासागर में। और उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कौन सी पवन कहलाती हैं? तो ये ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। गर्म और शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? इसे शीत फान या विंटर फोहन के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन या वेस्ट विंड कहा जाता है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, कोरियालिस बल की खोज किसने की थी? जी कोरियालिस ने कोरियालिस बल की खोज की थी। सिरोको पवन प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? इसे रक्त वर्षा कहा जाता है। और स्थानीय पवनें दोस्तों जो होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो याद रखिएगा, स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर हवा या डॉक्टर विंड को किस नाम से जाना जाता है? ये हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? ये ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पछुआ पवन की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें और उनके प्रकार। देखिए, ये प्रश्न जो है स्थानीय पवनों से संबंधित परीक्षाओं में मिलान के लिए पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चिनूक राकी पर्वत पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। फान आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में गर्म और शुष्क हवा है। सिरोको जो स्थानीय पवन है ये मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी और मेंडिस द्वीपों में गर्म शुष्क और रेत भरी पवन है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में गर्म एवं धूल भरी शुष्क आंधियां हैं। सिमूक अरब के रेगिस्तान में चलती है गर्म और शुष्क हवा है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में गर्म और शुष्क हवा है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है, ये उष्ण और शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर दोस्तों उत्तरी न्यूजीलैंड भारत में काल बैसाखी के नाम से इसको जाना जाता है, ये गर्म और शुष्क हवा है। लू उत्तरी भारत में मई जून के महीनों में प्रचंड और शुष्क हवा है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में मानसूनी हवा है। बोरा इटली और यूगोस्लाविया में शुष्क और अत्यधिक ठंडी हवा है। इसके अलावा ब्लिजर्ड ये साइबेरियाई क्षेत्र में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्रुवीय हवाएं हैं। नार्टे संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्रुवीय पवनें हैं। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पश्चिमी पवनें हैं, उत्तर पश्चिमी पवनें। दक्षिणी वर्स्टर ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में तेज और शुष्क ठंडी पवनें हैं। लेवांटर स्थानीय पवन दक्षिणी स्पेन फ्रांस में चलती है, ये पूर्वी ठंडी पवनें हैं। दोस्तों ध्रुवीय पवन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो याद रखिएगा, जो पोलर विंड होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं।
अब आइए देखते हैं प्रमुख वन यानी फॉरेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वन बायोम या फॉरेस्ट बायोम दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सदाबहार और पर्णपाती। सदाबहार के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन तथा शंकुधारी वन आते हैं, जबकि पर्णपाती वन के अंतर्गत मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वनों में वन बायोम का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुवत रेखा के पास यानी भूमध्य रेखा के आसपास दुनिया के सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, शंकुधारी वन जो होते हैं वहाँ पर सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं और ये वन उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई अधिक होती है और बर्फ आदि गिरती है। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो ये है शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष, इनका प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला है दोस्तों, विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। और विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशा में अत्यधिक सघन, ऊंचे और विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां पर अत्यधिक उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। दुनिया के सबसे बड़े और घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? तो डेलबर्जिया शीशम से संबंधित है। मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? यह है कनाडा। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं? ये खट्टे फलों यानी सिट्रस फलों के लिए, खट्टे रसदार फलों के लिए भूमध्य सागरीय वन प्रसिद्ध हैं। टुंड्रा प्रदेश का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है? ये है सील मछली। सील मछली टुंड्रा प्रदेश का मुख्य खाद्य पदार्थ है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विश्व के वनों का वर्गीकरण। तो ये देखिए, वन के प्रकार, वर्षा की मात्रा, वहाँ पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। वन के प्रकार दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में एबिनो, सिनकोना, कैल, महोगनी, रोजवुड और साइडर के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन अति सघन होते हैं, इन पर सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें सागौन, साल, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास और पलास के वृक्ष हैं। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं। पर्वतीय वनों में दोस्तों देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस और लार्च के वृक्ष पाए जाते हैं। ये शंक्वाकार वृक्ष होते हैं ताकि पत्तियों पर बर्फ जो है न ठहर पाए। कटीले या मरुस्थली वन जहाँ पर वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार में नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम और कीकड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें लंबी और पत्तियां छोटी और कांटेदार होती हैं। सवाना वन जहाँ पर वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क और उष्णकटिबंधीय होती है। दोस्तों मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सुंदरी पेड़ों के वृक्ष पाए जाते हैं और खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। अगला है मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा वन प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों जलवायु यानी क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहाँ पर शीत कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश। तो दोस्तों 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिणी
जो अक्षांश होते हैं वहाँ पर विषुवत रेखी जलवायु पाई जाती है और इन क्षेत्रों को विषुवत रेखी प्रदेश कहा जाता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में देखिए मानसूनी जलवायु पाई जाती है, सूडान या सवाना तुल्य जलवायु, और इसके अलावा यहाँ पर मरुस्थली जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है और इसको उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। 45 से 65 डिग्री उत्तरी दक्षिणी जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु का जो नाम है लारेशियन जलवायु, साइबेरियन जलवायु या ब्रिटिश तुल्य जलवायु, इन क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। और 65 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों में जो है ध्रुवीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, जिनको कि शीत कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से विभिन्न जलवायु प्रदेशों को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अक्षांशों में परिवर्तन के आधार पर जलवायु में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? तो ये शुष्क जलवायु है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयास्क। और भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण में। एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। तो एल नीनो और दक्षिणी दोलन ये अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य है जो भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा कराता है। कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन सा जलवायु प्रदेश है? तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में। और अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में 8 अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है? ये शुष्क जलवायु को। और विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ये मासिनराम जो कि मेघालय भारत में स्थित है, सर्वाधिक आर्द्रतम है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। कोपेन को CS जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। अगला है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु के प्रकार और उनके लिए संकेत अक्षर क्या हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए AF, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु AM, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु AW, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु BSH, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु के लिए BWH, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु के लिए BSK, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थली जलवायु के लिए VWK, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु यानी CF, और भूमध्य सागरीय जलवायु CS, चीन तुल्य जलवायु CW और शीतार्ध जलवायु DF तथा शीतार्ध जलवायु DW, टुंड्रा जलवायु को ET और ध्रुवीय हिमटोपी को EF से प्रदर्शित किया गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत प्रमुख जलवायु क्षेत्रों को। दोस्तों, विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है जिससे जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है और वहां पर सघन वनस्पति पाई जाती है। आइए देखते हैं वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होते हैं, यहाँ पर संवहनीय वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर पूरे वर्ष होती है और वर्ष भर उच्च तापमान होता है। यहाँ पर एबोनी, सिनकोना, रबर, बांस और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गन्ना, कपास, चाय, कहवा और खाद्यान्न फसलें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं और कम ऊंचाई के वृक्षों सहित घास के वृहद मैदान सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। मरुस्थली जलवायु में दैनिक और वार्षिक तापांतर
दोनों अधिक होता है और औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर जो प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनमें कटीली और छोटी झाड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क आर्द्र शीतकाल होता है और अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। जैतून, अंजीर तथा खट्टे और रसदार फल भूमध्य सागरीय जलवायु में बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पर संतरा, अंगूर, नींबू आदि का उत्पादन होता है। स्टेपी तुल्य जलवायु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में अंतर होता है। वृक्ष रहित घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर। ओक, चेस्टनट और पाइन वृक्ष चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, यहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव वर्ष भर और पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु की तुलना में यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। स्प्रूस, फर और सीडार के वृक्ष पाए जाते हैं। साइबेरियन जलवायु प्रदेश, यहाँ पर वार्षिक वर्षा अत्यंत कम होती है और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। यहाँ पर लार्च, स्प्रूस और पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश, दोस्तों लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है। शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। चीड़, हेमलॉक, प्रेयरी घास के मैदान लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। और देखिए टुंड्रा जलवायु प्रदेश उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है। दैनिक तापांतर भी न्यूनतम होता है। यहाँ पर मांस और काई जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हेकिस्टोथर्म पौधे के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती हैं? तो इन पौधों के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश जो है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु में अधिक होती है? तो ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों बहुत अधिक होता है। दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन के तापमान बहुत अधिक और रात का तापमान बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और पवनों का मौसमी उत्क्रमण यानी पवनों का मौसमी जो है इन्वर्जन किस प्रारूप का अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु का। टुंड्रा या बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये फिनिश भाषा से, फिनलैंड की भाषा से लिया गया है टुंड्रा शब्द। दोस्तों कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म और शुष्क है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी पाई जाती है? तो कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है, जहाँ पर वर्षा नाम मात्र की होती है। तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी सार संग्रह का विश्व के भूगोल का भाग 3। इसका एक भाग और है भाग 4, इसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।